नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का कानून ही ऐसा है कि एक बार ईडी जिसे बंद कर देती है उसके लिए जमानत मुश्किल हो जाती है। दिल्ली के कनॉट प्लेस से गुजर रही यह नीली बस बहुत आगे निकल जाने के लिए बेताब नजर आती है। ऐसा लगता है कि इसी नीली बस में दिल्ली के मुख्यमंत्री को तिहाड़ ले जाया जा रहा है। हूटर की आवाज किसी खतरे का ऐलान करती हुई जा रही है। खाली रास्ते बता रहे हैं कि जनता को होश नहीं आया है। धर्म के नशे में उसने अपने कानों में पत्थर ठूंस लिए हैं। हूटर को और जोर से चीखना होगा। एक सिटिंग मुख्यमंत्री को दुर्दांत अपराधी की तरह ले जाया जा रहा है। भारत का लोकतंत्र खाली होता हुआ ध्वनित हो रहा है। सड़क का यह खालीपन पुलिस सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं है राजू, ये तुम्हारा लोकतंत्र है जिसके लिए लाखों लोगों ने जान दी। पिंटू मिले तो उसे बता देना। राउज एवेन्यू से तिहाड़ का यह लंबा रास्ता कितनी तेजी से सफर पूरा कर रहा है। देखते देखते 25 दिनों के लिए एक मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया। विपक्ष के लिए पुलिस के काफिले में तिहाड़ का ही सफर तय करना रह गया है। जेल में बंद विपक्ष के बिना 2024 के चुनावी लोकतंत्र में दो ही आवाजें सुनाई देंगी। सैकड़ों चैनलों पर गूंजती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज और दूसरा केजरीवाल को जेल ले जाती पुलिसिया गाड़ी के हूटर की आवाज। सुन सकते हैं तो सुन लीजिए। एक दिन पहले रविवार को इसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के विरोध में रामलीला मैदान में हजारों लोग जमा हुए। तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने गिरफ्तारी की निंदा की और इसे लोकतंत्र के गंभीर खतरे के रूप में बताया था। अट्ठाईस मार्च को अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी बात विस्तार से रखी तो थी। उनकी बातों से ईडी की जांच में कई तरह की कमजोरियां नजर आ रही थीं, मगर कोर्ट उनकी बातों से मुतमईन नहीं हुआ। 21 मार्च को गिरफ्तार हुए केजरीवाल अब 15 अप्रैल तक तिहाड़ में रहेंगे। धीरे धीरे राउज एवेन्यू कोर्ट का यह दृश्य कर्मकांड सा बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री को पेशी के लिए लाया जाता है, मुख्यमंत्री को इस जेल से उस जेल में ले जाया जाता है। पिछली बार केजरीवाल ने कहा था कि वे रिमांड का विरोध करने नहीं आए हैं। इस बार कोर्ट ने तिहाड़ भेज दिया। आपको याद होगा दिल्ली हाई कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने भी जोरदार बहस की, लेकिन जमानत नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट में 3 अप्रैल को सुनवाई होनी है। उसके पहले 2 अप्रैल को ईडी अपना पक्ष हाई कोर्ट में दायर करेगी। आज राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने ईडी ने रिमांड की मांग नहीं की, न्यायिक हिरासत की मांग की। उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए हिरासत में भेजा गया। कोर्ट में ईडी ने कहा कि केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे और पूछताछ को भटका रहे हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि इन दलीलों को न्यायिक हिरासत के आवेदन से क्या लेना देना है। तब ईडी के वकील ने कहा कि आने वाले समय में इन्हें अपने हिरासत में रखने का अधिकार हमारे पास है। मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। 15 अप्रैल तक जेल में रहने का मतलब है केजरीवाल अपनी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। पहला चरण बीत जाने तक वे हिरासत में ही रहेंगे। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए मतदान छठे चरण में होगा और 25 मई को होगा। पंजाब में 1 जून को मतदान होगा। आम आदमी पार्टी के सभी प्रमुख नेता जेल में हैं और दूसरी तरफ इसी शराब घोटाले में जेल गए और बाद में सरकारी गवाह बने राघव रेड्डी और उनके पिता श्रीनिवासुलु मांगुंटा रेड्डी आंध्र प्रदेश में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। श्रीनिवासुलु मांगुंटा आंध्र प्रदेश के ओंगोल से चुनाव लड़ रहे हैं। इस समय में वे टीडीपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार वाईएसआर कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। इसी 28 फरवरी को उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस से इस्तीफा दिया और 16 मार्च को टीडीपी में शामिल हो गए। आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी और बीजेपी का चुनावी गठबंधन है। रेड्डी के कई पोस्टरों पर चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगा है।
यही नहीं, राघव रेड्डी और श्रीनिवासलू रेड्डी को भी पोस्टर से लेकर चुनाव प्रचार में एक साथ देखा जा रहा है। इन पोस्टरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी चेहरा इस्तेमाल हुआ है। दिल्ली शराब घोटाले के सरकारी गवाह राघव रेड्डी अपने पिता के चुनाव प्रचार में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि पिता चाहते थे कि बेटे राघव को टिकट मिल जाए, मगर नहीं मिला। यहां रेड्डी और चंद्राबाबू नायडू सभा को संबोधित कर रहे हैं। रेड्डी की यह तस्वीर गौर करने लायक है। इस तस्वीर में रमजान की शुभकामनाएं दे रहे हैं। यहां वे मुसलमानों के साथ भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी का उम्मीदवार शायद ही ऐसी तस्वीर जारी करे, लेकिन सहयोगी दल के उम्मीदवारों को सेक्युलरिज्म की थोड़ी छूट होती है। ऐसा लगता है कि इस तस्वीर में होली की बधाई दे रहे हैं। होली के इस पोस्टर पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ राघव रेड्डी की भी तस्वीर है। सारी तस्वीरें रेड्डी के फेसबुक पेज से ली गई हैं। एक ही कांड है, उसी कांड का एक आरोपी जेल जाता है, जेल से बेल पर बाहर आता है, सरकारी गवाह बनकर चुनाव प्रचार करने लग जाता है। मेरठ में बोलते समय लगता है प्रधानमंत्री मोदी को यह सब याद नहीं रहा होगा, या भरोसा रहा होगा कि मीडिया दिखाएगा ही नहीं कि राघव रेड्डी और उसके पिता श्रीनिवासलू रेड्डी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उन्हीं का फोटो लगाकर और उन्हीं की पार्टी के गठबंधन के साथ मैदान में उतरकर। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मोदी का मंत्र है, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं, भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन दो खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है। दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। भ्रष्टाचार को लेकर दो खेमे तो वाकई नजर आते हैं। बस फर्क यह है कि आपको देखना है कि कौन खेमा किसकी तरफ है। जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वही उनकी पार्टी में हैं, या फिर सहयोगी दल से चुनावी मैदान में। नवीन जिंदल पर कोयला घोटाले के मामले में आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, वो अब प्रधानमंत्री के खेमे में हैं। उनकी पार्टी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। आप प्रफुल्ल पटेल हैं और आप महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार। आप दोनों पर बीजेपी ने ही अलग अलग मामलों में 70 हजार करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री ने भी लगाए और पब्लिक को सब पता है। केवल इन्हीं दो लोगों पर 1,40,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप हैं। आपको बता दें कि ये दोनों आजकल प्रधानमंत्री मोदी के खेमे में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ही बता सकते हैं कि जिन्हें वे भ्रष्ट बताया करते थे, वे उनके खेमे में कैसे आ गए। प्रधानमंत्री मोदी से पूछिए कि एनडीए का कौन सा एक खेमा है जो भ्रष्टाचार से लड़ रहा है। अगर ऐसा कोई खेमा एनडीए का है तो उस खेमे में प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार और नवीन जिंदल क्या कर रहे हैं? कम से कम इतना तो लिहाज करना ही चाहिए था कि जिस दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने राघव रेड्डी को गिरफ्तार किया, बाद में बेल पर रिहा होने के बाद राघव रेड्डी सरकारी गवाह बना, उसके पिता श्रीनिवासलू रेड्डी अपने बयान में केजरीवाल का नाम लेते हैं। वही रेड्डी टीडीपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। राघव रेड्डी पिता के साथ प्रचार कर रहा है, बीजेपी के साथ टीडीपी का गठबंधन है। क्या बिल्कुल ही परवाह नहीं है कि जनता क्या सोचेगी, या जनता अब यह सब देखने और सोचने के लायक बची ही नहीं? अगर राघव रेड्डी और श्रीनिवासलू रेड्डी के पोस्टर पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर होगी, तो क्या इसे गारंटी के तौर पर नहीं देखा जाएगा कि आपने केजरीवाल का नाम लिया, आप प्रचार करो, केजरीवाल को जेल में रहना होगा? 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल ने यह सब कहा था और हमने आपको पुराने वीडियो में दिखाया भी।
दूसरा बयान मागुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी का है, एमएसआर का। ये सांसद थे जगन रेड्डी की पार्टी से। एक दिन 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे मेरे दफ्तर आते हैं। 10 दिन पहले उन्होंने पत्र भेजा था कि मैं सांसद हूं, मुख्यमंत्री से मिलना है। वो मेरे पास मिलने के लिए आते हैं। मैं जल्दी में था। वे आकर कहते हैं कि दिल्ली में फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना है। मैंने कहा जमीन हमारे अंडर नहीं आती है, एलजी साहब के अंडर आती है। आप मुझे चिट्ठी दे दीजिए, मैं एलजी साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा बस। 16 सितंबर 2022 को उनके घर पर रेड होती है। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप केजरीवाल से मिले? वो कहते हैं हाँ मैं मिला, मैं उनसे फैमिली ट्रस्ट के लिए जमीन मांगने गया था। यह 16 सितंबर 2022 को सेक्शन 17 में दर्ज हुआ बयान है। ईडी इससे खुश नहीं होती है। 5 महीने के बाद उनके बेटे को 10 फरवरी के दिन गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बावजूद अपने स्टेटमेंट पर कायम रहते हैं। 5 महीना जब बेटा गिरफ्तार होता है, जेल में रहता है, तो बाप टूट जाता है। 16 जुलाई को अपना बयान बदल लेते हैं। 18 जुलाई को बेटा छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उनका कोई स्टेटमेंट नहीं होता। जैसे ही उन्होंने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिया, बेटा भी छूट गया और स्टेटमेंट लेने भी बंद हो गए। और 3 अक्टूबर को उनका माफीनामा भी हो गया। मिशन पूरा हो गया। इसका मतलब ईडी को केवल और केवल मुझे फंसाना था। इस बयान के आधार पर एक तस्वीर तो नजर आती है। पहले राघव रेड्डी जेल जाता है, फिर जेल से बाहर आने के लिए केजरीवाल का नाम लेता है। उसमें भी लेन देन का कोई स्पष्ट आरोप नहीं है। लेकिन केजरीवाल जेल में और बाप बेटा चुनावी मैदान में। आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है ओंगोल, यहां से श्रीनिवासुलु मांगुंटा रेड्डी टीडीपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। श्रीनिवासुलु रेड्डी और राघव रेड्डी को चुनाव प्रचार में देखकर क्या किसी के मन में सवाल ही नहीं उठेगा कि इनकी तो बहुत मौज है। इनके बयान पर एक मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया है और ये आराम से चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं। यही नहीं, दिल्ली से इतने सारे चैनल चलते हैं। क्या आपने उन चैनलों पर इन बाप बेटे के चुनाव प्रचार का कोई वीडियो देखा है? इनका कोई इंटरव्यू देखा है? ऐसा तो नहीं कि सरकारी गवाह बन जाने से ये दोनों बरी कर दिए गए हों। कितने पत्रकारों ने जाकर रेड्डी और उनके बेटे राघव रेड्डी से पूछा होगा कि आप सरकारी गवाह क्यों बने? केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद क्या ईडी को जरूरत महसूस नहीं हो रही कि बाप बेटे को फिर से हिरासत में लेकर जांच की जाए, पूछताछ की जाए? हम कानूनी प्रक्रिया के जानकार बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन सहज बुद्धि से सवाल कर रहे हैं। इनके बारे में अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि एक आदमी के बयान पर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जुलाई 2023 में उनके पिता मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी ने बयान दिया जिसमें पहली बार केजरीवाल का नाम लिया। इसके बाद बेटे को बेल मिलती है। जैसे ही वह बयान देता है, ईडी उसकी गिरफ्तारी का विरोध नहीं करती है। फिर यह आदमी सरकारी गवाह बन जाता है। इन बयानों का मतलब क्या रह जाता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि शराब घोटाले में गिरफ्तार एक आरोपी जेल गया, बेल मिली, सरकारी गवाह बना, फिर आपके गठबंधन से चुनाव लड़ रहा है। क्या तब भी वे खुद को भ्रष्टाचार से लड़ने वाला मानते हैं? मैं अपने देश को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हूं। और इसलिए बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है और इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और इसलिए पूरे देश में आपने टीवी पे देखा होगा, कहीं बिस्तर के नीचे से नोटों को ढेर निकल रहे हैं, कहीं दीवारों से नोटों के ढेर निकल रहे हैं। और अभी तो मैंने देखा वॉशिंग मशीन में नोटों के ढेर थे। चुनावों के बीच में ईडी और आईटी के सहारे विपक्षी पार्टी और उसके नेताओं को घेरा जा रहा है। क्या यह भ्रष्टाचार की लड़ाई है? सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है, यह फैसला तो नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जमानत मुश्किल कर दी गई है।
कोर्ट के सामने इस कानून की समीक्षा होनी है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने में काफी देरी कर दी। यह इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। हिंदी के अखबारों में ऐसी बातें नहीं छापी जाती हैं। पूरा मकसद होता है कि जनता को, हिंदी के पाठकों को कुछ बताना ही नहीं है, उसे अंधेरे में रखना है। क्या हिंदी के अखबारों के पास संपादक और पत्रकार नहीं हैं कि इन 3 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों से बात करें, जो इंडियन एक्सप्रेस ने बात कर छापा है? इनका कहना है कि आयकर और ईडी का विपक्ष के विरुद्ध इस्तेमाल लेवल प्लेइंग फील्ड को बिगाड़ रहा है। यह बयान कांग्रेस को आयकर द्वारा दिए गए नोटिस और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को एजेंसी से मिलकर पूछना चाहिए कि ये नोटिस चुनाव खत्म होने तक क्यों नहीं रुक सकते हैं। पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने कहा है कि चुनाव आयोग इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगा सकता है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं कि इस तरह की कार्रवाई पर चुनाव आयोग रोक लगा सकता है। चुनाव आयोग से विपक्ष ने बाकायदा शिकायत की है, तब चुनाव आयोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? इस भ्रम में मत रहिए कि भ्रष्टाचार से लड़ाई हो रही है। नोटबंदी के समय काले धन को सफेद किया गया। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? जनवरी 2023 में नोटबंदी पर 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया। इनमें से 4 जजों ने नोटबंदी के फैसले को वैध माना। केवल एक जज थी, जस्टिस BV नागरत्ना। जस्टिस नागरत्ना ने अपनी असहमति दर्ज कराई। हमने तब जस्टिस नागरत्ना के जजमेंट के हिस्से को लेकर एक वीडियो विस्तार से बनाया था। नोटबंदी नोटिफिकेशन से नहीं होनी चाहिए थी, उनका कहना था। उनका यह कहना था कि संसद में पास कानून के जरिए नोटबंदी लागू होनी चाहिए थी। नोटिफिकेशन भी अवैध था। जस्टिस नागरत्ना ने यह भी लिखा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। हैदराबाद के नालसार में जस्टिस नागरत्ना ने एक सवाल उठाया कि नोटबंदी के पीछे तर्क दिया गया कि काला धन समाप्त हो जाएगा, मगर कैसे हो गया? उस समय 86% करेंसी 500 और 1000 के नोटों में थी। 98% करेंसी तो वापस आ गई। तो जो काला धन समाप्त करने का उद्देश्य था, उसका क्या हुआ? जस्टिस नागरत्ना रिटायर नहीं हुई हैं, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में हैं। उन्होंने कहा है कि नोटबंदी ब्लैक को व्हाइट करने का अच्छा तरीका है। इससे बेहिसाब काला धन सिस्टम में घुस जाता है। उसके बाद आयकर विभाग की क्या कार्रवाई होती है हमें नहीं पता। आम आदमी की परेशानी ने मुझे झकझोर दिया, इसलिए मैंने असहमति दर्ज कराई थी। जस्टिस नागरत्ना ने जोर देकर कहा, जिस तरह से नोटबंदी हुई वह ठीक नहीं थी। Imagine a laborer who went to work those days, who was given a 500 rupee note or a 1000 rupee note at the end of the day. He had to go and get that note exchanged before he could go to the grocer shop to buy the daily essentials. And the other aspect is 98% of the demonetized currency came back to the Reserve Bank. So where were we heading towards what is called the black money eradication? I thought it was a way of converting black money into white money by this demonetization, because firstly 86% of the currency was demonetized and 98% of that currency became white money. नोटबंदी का यह राज ही रह गया। उस समय कितनों ने अपने पैसे को सफेद किया पता नहीं। राहुल गांधी लगातार नोटबंदी की याद आज भी अपनी रैलियों में दिलाते हैं, मगर क्या कभी यह देश जान पाएगा कि नोटबंदी के समय किसने खेल खेला, किसने कितना पैसा सफेद कर लिया? नोटबंदी की, GST लागू किया। मुझे बताइए, GST से, नोटबंदी से किस गरीब व्यक्ति को फायदा हुआ? किस छोटे दुकानदार को फायदा हुआ? किस किसान को फायदा हुआ? किस बेरोजगार युवा को फायदा हुआ? किसी को नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों में ईडी का बचाव करने लगे हैं। सभी को दिख रहा है। केवल विपक्ष के मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक ईडी के गिरफ्त में आ रहे हैं। ईडी की टीम भाजपा के मुख्यमंत्री या मंत्री के दफ्तर या सांसद विधायक के दफ्तर तक नहीं जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल चैनल थांती से कहा है कि ईडी के पास करीब 7000 केसेस हैं। उनमें से पॉलिटिशियन से जुड़े हुए केस मात्र 3% से भी कम हैं। 7000 मैटर्स, उसमें पॉलिटिशियन से जुड़े ओनली 3% से भी कम। आपको सुनकर लगेगा
कुछ हो ही नहीं रहा है, विपक्ष के साथ जाती नहीं हो रही है। लेकिन क्या यह भ्रामक नहीं है? प्रधानमंत्री ने कह दिया ईडी के पास 7,000 केस हैं, उसमें से केवल 3% नेताओं के खिलाफ है। लेकिन क्या आपको पता है कि ईडी को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी आई है कि ईडी ने नेताओं के खिलाफ जितने भी केस किए हैं उनमें से 95% विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हैं। कोई अखबार आपको नहीं बताएगा, खासकर हिंदी के अखबार केवल बयान छाप देगा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ईडी ने केवल 3% नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है, मगर यह नहीं बताएगा कि इनमें से 90 या 95% विपक्ष के हैं। भ्रष्टाचार की खबरें मीडिया से गायब कर दी जाती हैं। चुनावी चंदे के बॉन्ड पर कितनी रिपोर्टिंग हुई आप अच्छी तरह जानते हैं। हर समय विपक्ष को भ्रष्ट बताना, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल देना, सरकारें गिरा देना आम होता जा रहा है। कहीं से यह लड़ाई भ्रष्टाचार की नहीं लगती, विपक्ष को खत्म कर देने की है। अगर आपको लगता है कि बिना विपक्ष के लोकतंत्र हो सकता है तो आप बेवकूफ हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।